लोग और मैं हूं नगमा और आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर की, कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ वक्त से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज भी महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हालात संभालने की कोशिश में, और कई तरह की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए कि वहां पर जिस तरह के हालात हैं वो काबू में आए। इस बीच कश्मीर से कई तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। आपने और ये सारी तस्वीरें, आजकल की खासियत ये है कि सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे होती हैं और वायरल हो जाती हैं। तो सीआरपीएफ के जवानों के साथ लोगों की बदसलूकी की तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन इस बीच में एक और तस्वीर आई जब एक आम आदमी को सेना के एक अफसर ने अपनी जीप के आगे बांधा था और उन्हें ले जा रहे थे ताकि जो पत्थर चला रहे थे, जो वहां पे हालात थे, उसको काबू किया जा सके। तस्वीर जब वायरल हो गई तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई और मेरे साथ इस वक्त एक पैनल मौजूद है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, जिन्होंने इस तस्वीर को लेकर एक ट्वीट किया। और जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो तस्वीर है ये आर्मी की छवि को बिगाड़ती है। अंग्रेजी में ट्वीट उनका था, मैं उसका तर्जुमा आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जो है जनरल पनाग को ट्विटर पे बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन जनरल पनाग ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने एक एक ट्वीट का जवाब दिया। तो यहाँ पर मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं आपको उनसे पहले मिलवा दूं। ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी, और कमर आगा, जो कश्मीर को बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिस तस्वीर की हमने बात की और जिस वजह से लेफ्टिनेंट जनरल पनाग आप खबरों में रहे ट्विटर पे, वो पूछना चाहूंगी कि आपने जो कहा वो क्यों कहा, और आपने कहा कि ये जो तस्वीर है वो सेना की छवि को या सेना को हमेशा के लिए परिभाषित करेगी, इट विल बिकम द डिफाइनिंग इमेज ऑफ द इंडियन आर्मी। तो किस तरह इस तस्वीर ने भारतीय सेना की छवि को बदला है? हमने नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी को कंटेन किया है। दुनिया में हमारी सेना काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन्स के अंदर सबसे सर्वोत्तम है। हमने हर इंसर्जेंसी को कंटेन किया है जहां बाकी देशों की हार हुई है, और हमारी सेना ने हमेशा इस काम को कामयाबी के साथ किया है। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने हमेशा अपने देश के कानून के दायरे के अंदर काम किया है और जो इंटरनेशनल लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4 है, उसके तहत काम किया। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं, जिन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को एम्पलीफाई किया, उसके अंदर काम किया। और हमने हमेशा पीपल फ्रेंडली, यानी हमारे जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें लोगों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। हम कामयाबी चाहते हैं, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। और जो हमारी छवि है वो टेररिस्ट से अलग है। टेररिस्ट कोई रूल नहीं मानते, कोई रेगुलेशन नहीं मानते, कोई लॉ नहीं मानते, उनके अपने रूल होते हैं। और सेना की जो छवि है वो टेररिस्ट के बराबर नहीं पहुंच सकती, नहीं जा सकती। और जिस सेना ने टेररिस्ट के जैसे काम किया है वो सेना की हमेशा हार होती है, और हमारी सेना की हमेशा जीत रही है और जीत होती रहेगी। और ये छवि एक बहुत डिस्टर्बिंग छवि है, क्योंकि ये भारतीय सेना ऐसी नहीं है। अब जो लोग इस छवि को देखेंगे, जो टेररिस्ट के साथ प्रोपेगेंडा करेंगे, जो इंटरनेशनल लोग इसको देखेंगे, वो ये समझेंगे कि ये भारतीय सेना ये कर रही है। तो आप कह रहे हैं इस वजह से मैंने इस छवि को लेकर ये ट्वीट किया। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय सेना की छवि जो है वो यही बन जाएगी, ये एक डिफाइनिंग सा इमेज है भारतीय सेना की, अब भारतीय सेना ऐसी हो गई है। पर उसके बाद जनरल पनाग ये भी हुआ कि भारतीय सेना की छवि ये नहीं है, लेकिन जो सामने आया है इस वीडियो के जरिए, उससे ये हमारी छवि बन सकती है। जी। तो और एक बात कि उसके बाद कई तरह की कहानी वर्जन्स आए, अब हमें नहीं पता कितना सच कितना गलत, बस बहुत सारी बातें जो वहां से सामने आई। कहा गया कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट था, वो अब हम सब जान रहे हैं। कहा गया कि वहां पर जो हालात थे, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से आर्मी की कॉन्वॉय को गुजरना था, तो जो भी अफसर वहां थे उनके हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका था कि खून खराबे से बचा जाए और वहां से निकलें, क्योंकि पब्लिक जिस तरह वहां पर बर्ताव कर रही थी वहां कोई और रास्ता नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि ये क्विक थिंकिंग है, थिंकिंग ऑन द ये एक तरह से अक्लमंदी थी कि खून खराबा ना हो, चूंकि हालात बदले हैं इसलिए शायद इस तरह की नई जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ रहे हैं? ऐसे बहुत से हालात सेना के सामने आ चुके हैं। तो अगर
अगर हम ये अप्रोच कहेंगे कि हर बार हम एक यूनिक अप्रोच करेंगे और एक होस्टेज लेंगे, उसको ह्यूमन शील्ड बनाएंगे और उसके जरिए कैजुअलिटीज को बचाएंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कल एक जगह पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो क्यों ना हम उनके आगे ह्यूमन शील्ड लेकर चले और उनको जाके कैप्चर कर लें। क्या कभी सेना ऐसे कर सकती है? मेरे हिसाब से कभी नहीं कर सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कमांडमेंट्स दिए हुए हैं उसमें कहा हुआ है कि ऑपरेशनल नाकामयाबी हम सहन कर लेंगे जी, लेकिन ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। अगर मैं नदन आर्मी कमांडर होता तो मैं ये कार्रवाई करता कि मैं सुओ मोटो एक स्टेटमेंट देता कि ये एक हालात थे जिसमें कि हमारा को मेन मुद्दा था कि हम कैजुअलिटीज को बचाएं और बचाने का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए ये यूनिक टैक्टिक्स, ये खास टैक्टिक्स अपनाए गए। ये हिंदुस्तान हमारी आर्मी की पॉलिसी नहीं है और ऐसा कभी दोबारा हम नहीं करेंगे। हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इसकी तह तक पहुंचेंगे, लेकिन ये हमारी फौज की टैक्टिक्स नहीं है और हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सुओ मोटो स्टेटमेंट 9 तारीख को ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन आज 14 दिन हो गए हैं, अभी तक फौज की तरफ से और ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। नियम सामान्य स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर नियम में लचक होती है। फौज में हमें सिखाया जाता है कि आपकी निगाह हमेशा उद्देश्य पर होनी चाहिए, तरीके पर नहीं। अब जो मेजर साहब के सामने हमारा इंप्रेशन सिर्फ सोशल मीडिया को देख के बनता है, वो सही है या गलत ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन जो हमने देखा है, उनके पास एक डिस्ट्रेस कॉल आई पोलिंग बूथ से, जहां पर आईटीबीपी के जवान, जे&के पुलिस के जवान और पोलिंग स्टाफ को घेरा हुआ था। करीब 700 लोगों ने जी पत्थर मारने के लिए तैयार थे। क्या ऑप्शन थे उनके पास? ऑप्शन 1 कि कहीं भी मेरे काबू में नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तो ऑप्शन एग्जामिन भी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट मार्शल हो जाता उनका भी। दूसरी ऑप्शन, वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके क्राउड के अंदर बाय फोर्स जाते और उनको रेस्क्यू करते, उसमें फायरिंग होती, कैजुअलिटीज होती, लोग मरते भी, लोग जख्मी भी होते हैं। तीसरी ऑप्शन जो उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने उद्देश्य हासिल किया है। नुकसान किसका हुआ है? एक आदमी, हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, शायद नजरिए की बात है, लेकिन मैं समझता हूं उन्होंने उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया है और कोई चारा नहीं था। इससे आगे बढ़े अगर हम इस सवाल से और ये देखें कि अब जो है वो आतंकवादी और जो पब्लिक, आम पब्लिक है, आपने भी कहा एक जगह कि उसके बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, जो डिवाइडिंग लाइन है, वो धुंधली होती जा रही है। तो जो हिंदुस्तान के बाकी इलाके हैं उनमें लोग जिस तरह से पत्थरबाजों को देख रहे हैं तो वो मानते हैं कि भाई वो अनलॉफुल काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुस्सा है, अस वर्सेस देम वाला मामला हो जाता है। तो इस तरह की जो इंसर्जेंसी है वो पहले इतनी नहीं थी कि स्कूल के बच्चे, कुछ दिनों पहले एक इमेज आया कि पहले कॉलेज के लोग तो पत्थर उठा ही रहे थे और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान उसको फंड कर रहा है, या हम ये कहें कि रेडिकलाइजेशन बहुत हुआ है, पर अब स्कूल के बच्चे भी पत्थर उठा रहे हैं। 1990-91 में जब सेना निकलती थी श्रीनगर वगैरह में कार्रवाई करने के लिए, तो औरतें और बच्चे आकर सड़कों पर लेट जाते थे और सेना को आगे नहीं बढ़ने देते थे। हमने उस स्थिति के साथ भी मतलब डील किया है और उसके ऊपर काबू पाया है, लेकिन हमने कभी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की। अगर हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब जब भी हम काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन लड़ते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है पॉलिटिकल एम है कि हमने लोगों का मन जीतना है, लोगों के दिल जीतने हैं और उनको अपनी तरफ करना है और वहां पर डेमोक्रेसी लानी है और डेवलपमेंट करनी है। और दूसरी होती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हमने टेररिस्ट को खत्म करना है ताकि टेररिस्ट जो है लोगों के ऊपर दबाव ना बना सके। जो टेररिस्ट हैं वो भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वो एक पॉलिटिकल बैटल में वो लोगों के ऊपर हावी होना चाहते हैं ताकि लोग उनकी तरफ हो जाएं, और मिलिट्री बैटल में वो हमारे को एंगेज करना चाहते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि हम सेना की बराबरी करते हैं। वो जीत नहीं सकते लेकिन वो लगे रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि हालांकि ये जो लड़ाई है ये ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक ये सामने आ रहा है कि हालांकि इलेक्शन हुए हैं, वहां की गवर्नमेंट्स बनी है, लेकिन जो उन्होंने लोगों का
मन जीतने थे, हार्ट्स और माइंड्स की जो बैटल है वो नहीं जीत सके हैं जी। लोग अभी टेररिस्ट की तरफ है। ऐसी जो सरकार है जो पहले इस तरह के सेपरेटिस्ट को छोड़ने की वकालत करती थी, अब वो सरकार में है और यहाँ पे डायलॉग प्रोसेस जो है वो खत्म होता है, तो लोगों का जो भरोसा है वो कम होता जा रहा है सरकार पे, या सरकार की तरफ से एक वैक्यूम है। आप वहां से हालात आपने वहां देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो फासला बढ़ा है वो किस लिए है? देखिए, फासला काफ़ी वक्त से बढ़ता चला जा रहा है और अब तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैप हो गया है। और ये समय जो गवर्नमेंट है, महबूबा मुफ्ती ख़ासतौर से अगर वैली की बात की जाए तो वहाँ पे वो उनकी लीडरशिप जो प्रोवाइड करनी थी वो नहीं कर पाई। देखिए नगमा, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसमें लीडरशिप का बहुत रोल होता है, क्रिस्मेटिक भी होनी चाहिए, लोग चाहते हैं उससे बराबर डायलॉग भी उससे होता रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को एड्रेस करते रहे। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती उसको नहीं एड्रेस कर पाई। दूसरी एक चीज़ ये भी हुई, मुफ्ती साहब के मरने के बाद जो 6 महीना गवर्नमेंट नहीं बनी उनमें हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। तब से ये चीफ मिनिस्टर तो ज़रूर बन गई लेकिन ये कंट्रोल करने में असमर्थ। लेकिन उससे पहले अब्दुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट थी वो भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई थी, हालात उस वक्त से बिगड़ने लगे थे और वो लगातार मुश्किल ये इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम है, बिल्कुल वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है वैली के अंदर। और वैली के अंदर लीडरशिप न होने की वजह से, प्रोवाइड करने की वजह से एक सेक्शन जो है वहाँ का यूथ जो है वो हुर्रियत या सेपरेटिज्म की तरफ या कुछ मिलिटेंसी की तरफ या कुछ लोग जो है स्टोन पेल्टिंग बिला वजह की कर रहे हैं। इस इंसर्जेंसी को 28 साल हो चुके हैं, लोगों ने भी इसमें बहुत नुकसान उठाया है और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि हमने इतना कुछ खोया है और हमें पाया कुछ नहीं है। और ये इसकी वजह है कि पॉलिटिकल वैक्यूम, हम पॉलिटिकल लड़ाई हार रहे हैं, हमने पॉलिटिकल कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया है जम्मू और कश्मीर में, जिसकी वजह से लोग टेररिस्ट की तरफ जा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि मिलिट्री लड़ाई अब भले जीत ले लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई हार रहे हैं और पॉलिटिकल वैक्यूम है। कुछ लोगों का मैं सवाल यहां पर लेना चाहूंगी, आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। हाँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के टाइम में अगर हम देखें तो कश्मीर में इतने इशू नहीं होते थे जैसे पत्थरबाजी सब, और आज के डेट में देखे भाजपा के सरकार में तो ये पत्थरबाजी ये सब बहुत ज्यादा ही कुछ हो गई है, जिसके कारण मेरे इंडियन आर्मी को सफर करना पड़ रहा है। तो क्या मैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकता हूँ कि नहीं? जैसा कि जनरल ने अभी कहा कि कश्मीर में एक जो वो आपने भी अभी कहा कि डिवाइडिंग लाइन है लोगों के बीच में और टेररिस्ट के बीच में, आप पहले ये देख लें कि इंटरनेशनल लीगल कन्वेंशंस जितने भी हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के रिलेटेड, उसमें टेररिस्ट की डेफिनेशंस क्या है, क्या लोगों को, क्योंकि वो तो वहीं से आ रहे हैं, आपकी डेफिनेशन अगर टेररिस्ट की वो है वो तो वहीं से आ रहा है, तो क्या उनको टेररिस्ट कहा जा सकता है? देखिए, अगर हम 2003 की बात लें, 2003 में हमने 2000 टेररिस्ट जो है एक साल में मारे थे जी। और मैं कहूंगा कि वो सबसे 2001 से लेकर 2003 जो सबसे मुश्किल समय था हमारे लिए। और उस टाइम के ऊपर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए और उन्होंने अपना नारा दिया कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, जिसमें मोदी जी ने शामिल किया है भारतीयत। तो उसकी वजह से देखिए 2003 से सीज फायर हो गई और तकरीबन अमन शुरू हो गया। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसको फॉलो अप किया, लेकिन हालात कब बिगड़ने शुरू हुए? हालात बिगड़ने शुरू हुए 2010 में, जबकि मच्छिल का फेक इनकाउंटर हुआ। मच्छिल फेक इनकाउंटर, जहां पर कुछ सिविलियंस को ले जाकर सेना की, मतलब एक कहा गया कि सेना ने वहां पर उनको मार दिया, और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हुए उसमें 110 कश्मीरी मारे गए। और वो प्रोटेस्ट जो मैं कहूंगा कि पहले प्रोटेस्ट थे, और ये प्रोटेस्ट कहेंगे ये उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो मेरे हिसाब से ये कांग्रेस या बीजेपी या किसी की भी सरकार हो, ये हालात पर निर्भर है, ना कि सरकारों पर जी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2003 से लेकर 2013 तक जो है एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव कुछ ना कुछ चलता रहा। अभी जब से ये नई सरकार बनी है, अभी पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। हालांकि पीडीपी की सरकार है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी अभी बहुत कम है और वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जी। और ये वजह है कि लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल। और
अगर अभी भी पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया जाए, चाहे वो स्टेट की तरफ से चाहे सेंटर की तरफ, तो हो जाएगा। जी। अभी दूसरा सवाल जो किया गया है कि टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, ये अक्सर कहा जाता है कि एक आदमी का टेररिस्ट है, दूसरी जगह फ्रीडम फाइटर है, लेकिन बात सारी ये है कि कश्मीर जो है और जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, एक हिस्सा है, और ये भारत से अलग नहीं हो सकता। और जिस मुल्क की डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, सेना स्ट्रांग है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उससे तो मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कश्मीर को हमसे अलग कर सकती है। वहां पे जो आम लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब सेना के साथ कम या सरकार के साथ कम मिलिटेंट्स के साथ ज्यादा हैं। तभी आप देखते हैं कि एनकाउंटर्स होते हैं तो वहां फ्लैश मॉब्स आ जाता है अचानक से। उसमें हम माने कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हाथ है और ग्रुप एसएमएसेस व्हाट्सएप चले जाते हैं लोगों को एक जगह बुलाने के लिए, पर बावजूद इसके ये आप कैसे देखते हैं कि लोगों की हमदर्दी जो है क्या वो मिलिटेंट्स के साथ ज्यादा होती जा रही है कि स्कूल के बच्चे पत्थर उठा रहे हैं? क्या गैप कहाँ हो रहा है? हमेशा से एक साइलेंट मेजॉरिटी अभी भी होगी जो बातचीत डायलॉग चाहती होगी और जो चाहती होगी कि चीजें काबू में हो, पर लेफ्टिनेंट जनरल कादियान आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम बड़ी पेचीदा है। इसमें पॉलिटिकल एंगल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ उसको नियंत्रण में रख सकते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस तो कर कोई मिलिट्री प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक आपने जो साइकोलॉजिकल इसकी बात की, मैं उसमें ललित आपको शामिल करना चाहती हूँ, और हमारे साथ कश्मीर से भी गेस्ट जुड़ रहे हैं, खालिद तुफैल जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ललित, आप बताइएगा कि अब मैं अता हसनैन जो कि कश्मीर में रहे हैं, वो भी उनको पढ़ रही थी, उनका एक आर्टिकल, उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी को अगर हमको वैली में वापस लाना है तो सेना को भी काउंटर प्रोपेगेंडा, काउंटर नैरेटिव ढूंढना पड़ेगा इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, क्योंकि आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? एक तरह से जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है, और ये बहुत बड़ा एंगल है, इसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एंगल आ गया है। मैं जनरल हसनैन, इज अ डिस्टिंग्विश्ड जनरल, 15 कोर को उन्होंने हेड किया। ही इज वेरी वेल कन्वर्सेंट विद द सिचुएशन इन कश्मीर एंड हैज बीन अ वेरी प्रोएक्टिव जनरल देयर। काफ़ी सारे उन्होंने वो सोशल इंटरेक्शन विद द लोकल्स के साथ उन्होंने वहाँ पे इनिशिएट किया था, और वो उनका जो व्याख्यान है इंसर्जेंसी का कश्मीर के आतंकवाद के ऊपर, वो एक बड़ा एकेडमिक और साइंटिफिक है। वो लिखते हैं, वो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू जर्नल्स, वो उसको हाइब्रिड वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं, और उसको टैकल करने के लिए अक्सर वो उसका समाधान भी उसके बारे में काफ़ी लिखते रहते हैं। जो ये नैरेटिव है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कश्मीर का नैरेटिव क्या बना है? अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, ये जो इमेजेस है यहाँ पे, व्हाट डू यू सी? आप लोग ये देख रहे हैं, इससे ब्रूटलाइज कश्मीरी सोसाइटी। जी, मैं आपको बताऊं, कश्मीर ऐसा नहीं था। कश्मीर 80 के दशक तक कश्मीर में क्राइम रेट 0 था, लिटरली इट वाज 0। देयर वाज नो नॉट टू थिंक ऑफ। अभी जो आजकल बच्चे वहां पे क्लाशनिकोव और हैंड ग्रेनेड के साथ खेलते हैं, दिस वाज नॉट कश्मीर। व्हाट हैज कश्मीर कम डाउन टू दिस ब्रूटैलिटीज? दिस इज व्हाट द इस्लामिक टेररिज्म हैज ब्रॉट इन। जहां पे भी दुनिया में धर्म के नाम पे, और मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट इस्लाम, मेरे नैरेटिव में काफी आता है, तो मैं फेथ, उपासना के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं हर किसी के फेथ का। मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं। और कश्मीर में जो हो रहा है, इससे शेयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और नैरेटिव अभी तक जो चलाया जा रहा है, when you talk about Kashmir, why don't we start a narrative that who are these Kashmiris who are fighting a war against India? They are Kashmiri Muslims. कश्मीर की हिस्ट्री में कश्मीरी हिंदू हूं। मेरा जो कैलेंडर है, आज का जो कैलेंडर है 5093 ईयर्स का मेरा लिविंग कैलेंडर है, मैं उसको यूज करता हूं। मैंने कभी, क्या आपने किसी कश्मीरी हिंदू को इस मुहिम में देखा? नहीं देखा। और जब आप कश्मीर की बात करते हैं, आप जम्मू की भी बात करें, आप लद्दाख की भी बात करें, क्या आपने लद्दाख में कभी ऐसी आवाज सुनी? नहीं। वो लोग तरस रहे हैं कि किसी तरह से आर्टिकल 370 से निकल जाए और हम दिल्ली के साथ हम यूनियन टेरिटरी बन जाए। जम्मू में मुसलमान और हिंदू लगभग बराबर हैं। आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ एक नारा जम्मू में नहीं उठाए। डोगरे लोग वो हिंदुस्तान के साथ, वो भी आर्टिकल 37 से परेशान है, और वो लोग हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनना चाहे, एक स्टेट। इनफैक्ट एक मुहिम वहां चल पड़ी हुई है। कश्मीरी हिंदू कश्मीर में है, हमको वहां टारगेट किया। नो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टॉकिंग द नैरेटिव। कश्मीरी हिंदुओं को वहां से क्यों निकाला गया? वहां
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीयता का एक प्रतीक थे पूरे कश्मीर में। हर कश्मीरी हिंदू वहां पे चलता फिरता तिरंगा झंडा था। कमर आगा साहब, मैंने जो सवाल पूछा मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि क्या ओवर इस्लामाइजेशन ऑफ वैली है? क्या कश्मीर के ये हालात चेंज हुए हैं कि वहां पर जो पहले जो लड़ाई थी, किसके लिए लड़ाई है वो? क्या वो आज़ादी की लड़ाई है, वो पाकिस्तान के साथ जाने की लड़ाई है, या अब नारे बदल रहे हैं? देखिए, बेसिकली लार्ज मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती। मैं वैली की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन हुआ यह है कि वो बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर हो गई है पिछले जो मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी जो है, अगर कोई लिबरल सेकुलर वाइज वहां पे बोलती है तो मिलिटेंट आके उसके घर तोड़ देते हैं। अगर ज्यादा वो बोलती है तो उसको मार दिया जाता है। सैकड़ों लोग सेकुलर लिबरल पिछले कई सालों में मारे जा चुके हैं। और वहाँ के ऊपर जो इस वक्त अलगाववादी शक्तियाँ हैं या वहाँ पे कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो जिनको के बाहर से काफ़ी फंड्स आ रहे हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और इनका नेक्सस मिलिटेंट के साथ है। अगर ये स्ट्राइक की कॉल देते हैं ये लोग, अगर उसके ऊपर कोई उसका इतराज़ करता है तो मिलिटेंट आके उसको सताते हैं, मारते हैं। और ये सब लोगों को कंट्रोल हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इसमें काफ़ी फंडिंग भी है, दूसरे देशों की भी बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कहीं चाइना का एंगल भी तो नहीं है। मैं ये कहने जा रहा था कि इसमें शुभा इस बात का भी है कि जिस तरीके से फंडिंग आ रही है वहाँ पे, उस पर शुभा ये है कि क्योंकि पाकिस्तान का वन रोड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भी फंडिंग लगता है कि चाइनीज फंडिंग भी काफी आ गई। खालिद, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वहाँ की सही तस्वीर कश्मीर घाटी की क्या है इस वक्त? जो लड़ाई है, क्या वो एक आज़ाद कश्मीर से बदल के अब रूल ऑफ इस्लाम पे चली गई है? क्योंकि अब अलग तरह के नारे हैं और अब वहाँ पे जो कश्मीर, जहाँ पर एक सूफी तहजीब भी थी, वहाँ पे एक बड़ा, जो बहुत साल तक रेडिकलाइजेशन नहीं दिखता था, पर अब ये कहा जा रहा है कि ओवर इस्लामाइजेशन हो रहा है। कोई इस्लामिक जंग नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आज तक की जो एलिनेशन कश्मीरी और कश्मीरी यूथ के साथ है, ये वही एंगर है जो आपने 1987 से जमा की है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त पत्थरबाजी, ये उसी एंगर की बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर रिपोर्ट लेने के लिए अपनी कमेटियां आज तक भेजी है और उन कमेटियों के रिपोर्ट को डस्टबिन में डाला है। ये वही एंगर है। इन्होंने जिक्र किया 1987 का। आई डोंट नो किस वजह से 87 हो रहे, लेकिन सर ने बोला कि अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जब 90 के शुरुआत में तालिबान काबुल पहुंचे तो पाकिस्तान की जमात इस्लामी का स्लोगन था, उन्होंने उसके नगमे गाए वहां पे, हम जिसने काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। कश्मीर का जो है ये एक आइसोलेटेड इशू नहीं है। जो इस्लामिस्ट आर्क मिडल ईस्ट से उठती है उसका वह हिमालयन बिंदु है और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से गुजरती है। इसमें इस्लाम परस्ती नहीं थी तो मैं हिंदू, कश्मीरी हिंदू को वहां से जेनोसाइड क्यों किया गया? क्या एक भी कश्मीरी, एक भी नॉन मुस्लिम इस कश्मीरी पृथकतावाद के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या कोई शिया के साथ जुड़ा हुआ? क्या कोई गुजर मुसलमान जुड़ा हुआ? क्या कोई बकरवाल जुड़ा हुआ? नहीं। ये वहाबियाइज्ड सुन्नी जो इस्लाम परस्ती है, जो आजकल पूरे विश्व में जो आतंकवाद का जड़ है वो कश्मीर में है। दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। नैरेटिव हमको चेंज करना पड़ेगा। कश्मीर वाज नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट माय कश्मीर। इसको पाकिस्तान के साथ या इस्लामिक टेररिज्म बना रहे हैं, इस पे मुझे मतलब ये टोटल ही गलत बोल रहे हैं। आप हमारी हिस्ट्री देखिए, हमारे साथ 1987 से पहले भी क्या हुआ है, हमारे साथ क्या वादा किया गया है और हमारे वादे पे कभी भी सोचा भी नहीं गया है। हमारे को हिंदुस्तान के साथ एक एग्रीमेंट है आर्टिकल 370 और उस आर्टिकल 370 को एक एक करके
उसको खत्म किया गया है। तो ये समस्या सिर्फ 87 की, या कह देना कि 87 के बाद चीजें बदल गई हैं, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिस तरह से इंसर्जेंसी की तस्वीर बदली है वो भी आप देखिए। 2000 लेटर पीरियड में मान लीजिए वहां पर थोड़ा क्वाइट और पीस रहा, उसके बाद एक अलग शक्ल नजर आई स्टोन पेल्टर्स की, जिसको कि पैलेस्टाइन इंतफादा की तरह उन्होंने शक्ल देने की कोशिश की, और उसके बाद स्टोन पेल्टर्स को कह दिया गया कि प्रोटेस्टर्स हैं। फिर ये इंडिजिनस मिलिटेंसी जो है, जिसमें बुरहान वानी किस्म के लोग जो हैं वो बढ़ के आए, उसमें पार्टली पाकिस्तान की फंडिंग है, पार्टली एक ये भी थियोरी है कि मुजाहिद बन रहे हैं, रेडिकल इस्लाम की तरफ झुकाव है। आप कैसे समझ रहे हैं इसको? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारा बहुत एक्सपीरियंस था, पंजाब में भी एक्सपीरियंस था। भारत ने सब समस्याओं को काबू कर लिया, कश्मीर में भी कर लेते। अगर वहां डिफरेंस है तो सिर्फ पाकिस्तान का है। ये कहना है कि पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं है, मेरे ख्याल से असलियत से हटना होगा। ISIS ने ऐलान किया है कि वो अभी पूर्व की तरफ, भारत की तरफ भी अपना प्रभाव फैलाएंगे, और वो शायद शुरू कश्मीर से करेंगे। अफगानिस्तान में तो आ भी गए हैं, ISIS के झंडे भी श्रीनगर में या वैली में देखे गए। इस्लामाइजेशन की आपने बात की, वो ISIS से अलग हटके थोड़ा मैं एक और इस्लामाइजेशन की बात कर रही हूँ, जो रेडिकलाइजेशन है, उसमें जमात का हाथ है। खबर आगा साहब, जमात के जो टीचर्स हैं, अब ये चीज डॉक्यूमेंटेड है कि उनको सरकारी स्कूलों में भर्ती किया गया, और वो कई सरकारों में हुए। शेख अब्दुल्ला ने जब इमरजेंसी के वक्त में जमात को बंद किया और स्कूल्स को बंद किया, तो उसके बाद वो टीचर्स कहाँ गए? ये जो टीचर्स मेन स्कूल में आ गए, उसमें मैं पढ़ रही हूँ कि उर्दू का जो लफ्ज है, लफ्ज नहीं अल्फाबेट है जो, तो जो से जालिम है, और जालिम की जगह तस्वीर जो है वो पुलिस वाले की बनी हुई है। तो मैं इस बदले हुए सोच की बात कर रही हूँ कि ये कितना घर कर रही है वाली में। एक सेक्शन को ये ज़रूर कर रही है, ये काफ़ी, देखिए जमात वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, और जमात का काफ़ी इन्फ्लुएंस वहाँ पे है। जमात ने पिछले कुछ वक्फे में कई 100 मदरसे खोले हैं। डायरेक्ट तो उनको कश्मीरी मिल नहीं रहे थे लड़के, उनकी टैक्टिक्स वही है जो दूसरे मुल्कों में भी उन्हीं ने अपनाई। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और कोशिश इस बात की है कि यहाँ से आतंकवाद, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं, फेंसिंग भी बढ़ रही है, मिलिटेंसी आने में कमी हो, तो यहाँ से मिलिटेंट निकाल के दूसरी जगह, बड़ा प्लान। नैरेटिव जो है वो बदला है, कोशिश है कि आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को रेडिकल इस्लाम से जोड़ा जाए यहाँ पर। मैम, बदला नहीं, ये हमेशा था, लेकिन हम लोगों ने उस नैरेटिव को पहचाने की, जान की कोशिश नहीं की। जो वो आतंकवादी जो कश्मीर है, जी हम सर कह रहे हैं कि, और ये सही है, पाकिस्तान के वहां पे आतंकवादी काम कर रहे हैं, खाली पाकिस्तान के नहीं बाय द वे, बहुत सारे मुल्कों के। मैं चाहूंगा आज इस प्रोग्राम से एक मैसेज आए सरकार को, एक व्हाइट पेपर निकाले, दुनिया के कितने मुल्कों के आतंकवादी जिहादी कश्मीर में पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं, और या कभी कितनी हिरासत में। जो अभी पैट्रियार्क है, जिसको हम लोग अपने नैरेटिव में बोलते हैं, जो कश्मीर का उसामा बिन लादेन है, वो जिलानी है, सैयद अली शाह जिलानी, राइट? उसका नारा क्या है? उसका नारा है आजादी बाराए इस्लाम, फ्रीडम फॉर इस्लाम। मैं समझता हूं अगर दुनिया में कहीं इस्लाम फ्लरिश करता रहा है आज तक, वो कश्मीर में। जनरल पनाग हमारे साथ वापस जुड़े हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपको लगता है कि हालात बदले हैं? यहाँ पर ललित कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन की कोशिश पहले भी थी, पर क्या लग रहा है आपको कि अभी जो है वो घाटी में ये इस्लामाइजेशन की कोशिश ज्यादा हो रही है? आज लड़ाई किस लिए है वो बदला है, पब्लिक डिस्कोर्स किस तरह बदला है? जनरल पनाग, देखिए, पहले मैं एक बात साफ करनी चाहता हूं, वो ये है कि घाटी के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए हैं या पकड़े गए हैं, या तो वो हमारी घाटी के नौजवान हैं जो कश्मीरी हैं, या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हैं। अभी तक जहां तक मेरी नॉलेज है, और मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी आर्मी कमांडर रहा हूं, कोई अफगान, कोई आदमी पठान या फ्रंटियर से या फत्ता से या सिंधी या बलूची ना वहां मारा गया है ना पकड़ा गया है। कभी कोई तालिबान का आदमी और ना कोई IS का आदमी कभी वहां पकड़ा गया है ना मारा गया है। मेरे हिसाब से कि ये जो इस्लामाइजेशन की बात हो रही है, इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अभी ये स्ट्रगल लार्जली इंडिजिनस है। हालांकि इसमें मैं कहूंगा कि इस्लामिक उम्मा की तरफ या कहिए पैन इस्लामिक इज्म की तरफ थोड़ी तवज्जो है, लेकिन स्ट्रगल अभी भी इंडिजिनस है। और जो साइलेंट मेजॉरिटी है,
अभी भी जो है वो पीस चाहती है। जो सड़कों पे लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं उसकी क्या आप वजह मानते हैं? क्या इंसर्जेंसी की शक्ल बदली है? नगमा, बात सारी ये है कि जहां तक सवाल है, हालांकि लोगों ने कहा कि इसको अफगानिस्तान बना रहे हैं या पाकिस्तान से मदद तो आ ही रही है, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात की तरफ के 2007 और 8 में मैं J&K में 14 महीने के लिए था। हमने 800 टेररिस्ट मारे, 800। और आज हम एक साल के अंदर बड़ी मुश्किल से, वो अभी भी पिछले साल की वजह से 70-80 टेररिस्ट मार रहे हैं। तो हालात बहुत काबू में है। जहां तक टेररिस्ट का सवाल है और मिलिटेंसी का सवाल है, वो काबू में है। जो काबू में नहीं है वो है लोग। गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम है उनको एड्रेस नहीं कर पाई है। उसके अलावा ये भी हुआ है कि वहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है। जिसका प्रॉमिस किया गया था यहाँ से पैसा जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं वायदा किया था, वो देना भी चाहते थे। तो क्या लेकिन इस वक्त एक जरूरत है फिर उसी किस्म के एक नारे की, जमहूरियत, इंसानियत, जैसे वाजपेयी साहब ने दिया था, वैसे कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम की जरूरत है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी गवर्नमेंट ने तैयार भी किया है एक प्लान। वहाँ पे वो चाहते थे कि जो फ्लड रिलीफ फंड है उनको भी दिया जाए। वो इसीलिए ये इंस्टेबिलिटी जो दोबारा से बिगाड़ी गई है, वो इसीलिए बिगाड़ी है पाकिस्तान ने, कि कहीं ऐसा ना हो कि फंडिंग आए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कम हो, तो उसको रोकने के लिए ये काम शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर खुद गए वहां पे। सरकार के लिए इंतजार भी एक इलाज का हिस्सा है। लोग समय के साथ समझने लगते हैं कि इंसर्जेंसी में कुछ नहीं रखा है, और ये बेरोजगारी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो बिहार में शायद और भी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए। ये वजह नहीं हो सकती कि कश्मीर में तो शायद जीडीपी का भी ज्यादा हिस्सा औरों की बजाय जा रहा है। वो वजह नहीं है। वजह पाकिस्तान की इंटरफेरेंस। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की भलाई कभी नहीं चाहिए। इस्लामाइजेशन मेरा मानना है क्योंकि रिलीजन फैक्टर जो और इलाकों में नहीं था नॉर्थ ईस्ट में, वो यहाँ पर है। दो बातों पे काम करना पड़ेगा। एक, जिहाद दुनिया भर में, जैसे मैंने बोला कि ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, इसको मिलिटरीली ही आपको टैकल करना पड़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इनिशिएटिव सब लोग बोल रहे हैं होना चाहिए। वैक्यूम में क्या करना चाहिए? सरकार तो है, अभी तो है, इलेक्शन से लड़के आए। हमें अपना जो शब्दावली है कश्मीर के ऊपर वो बदलनी पड़ेगी, उसका ग्रामर बदलना पड़ेगा, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़े। सबसे पहले आर्टिकल 370 लेट इट गो। आर्टिकल 370 से उसमें मनोवैज्ञानिक एक वो शील्ड बन गया वहां पे कि मैं हूं, तो ये मुझे मिल गया, मुझे कुछ और मिला। दूसरी बात, जम्मू और लद्दाख को अलग कर दो, और कश्मीर में कश्मीरी हिंदू जो शुरू से मांग रहे हैं यूनियन टेरिटरी वहां पे पन्नू कश्मीर की, वो घोषित मेरे पास। मैं खालिद तुफैल के पास जाना चाहती हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके हिसाब से आप लोग क्या चाहते हैं? वैली की घाटी की हालात सुधरेंगे कैसे? क्या होना चाहिए? कोशिश, सियासी कोशिश क्या होनी चाहिए वहां पर? इस डिस्कशन में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी गलतियां हैं हम दूसरे पे थोप रहे हैं। 1990 से एक सेक्शन था जो पाकिस्तान चाहता था। आज आपने पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के खिलाफ बना दिया है। ये गलतियां सेंट्रल गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के लीडरों की है। जिस वजह से ये जिस वजह से ये एंगर खड़ा हो गया, उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आप बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं कि अलग हो गए हैं, गुस्सा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में कहां गुस्सा है? लद्दाख में कहां गुस्सा है? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं यहां पे कम्युनलाइजेशन नहीं है, आपके जिलानी साहब का नारा क्या है? आजादी बारह इस्लाम। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिंदू कहां गए? 5000 साल पुराना इतिहास है कश्मीर का, जिंदा इतिहास है, कहां है वो कश्मीर के हिंदू? कश्मीर से अलग कैसे किया है? जी, जम्मू कश्मीर एक है। जिसने हिंदुस्तान यूनिटी में गया है वो जम्मू कश्मीर गया है। जम्मू नहीं गया है, कश्मीर नहीं गया, जम्मू कश्मीर गया है। लेकिन आपके साथ जम्मू के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, कश्मीर हिंदू का तो आपने ये बहस एक, ठीक है, ये कहने का मतलब ये है तुफैल साहब, आप जवाब अगर देना चाहें तो, कि जम्मू के लोग इस गुस्से में शामिल है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं नाराजगी है, वो गुस्से में शामिल है नहीं। मैं एक और सवाल, तो सर ने पहले कहा कि मतलब जब हम मीन्स की बात हो रही थी कि हम किसी भी मीन्स के तरीके से एक तरीका इस्तेमाल करके इसको खत्म कर सकते हैं। फादर ऑफ द नेशन जो इंडिया के हैं महात्मा गांधी जी, वो कहते हैं मीन्स आर नॉट मीन्स, मीन्स आर आफ्टर ऑल एवरीथिंग। आपने बोला कि कश्मीर हमेशा से ऐसा नहीं था, तो ऐसा है कि
इस्लाम ग्रो कर रहा है वहाँ, या आर्मी या गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो कश्मीर अब ऐसा क्यों हो गया है? जाहिर है कि कोई एक, कमर आगा साहब, कोई एक नहीं है समस्या की। अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए ऐसे हो गया, मिली जुली बातें हैं, कई तरह के कॉम्प्लेक्स इशू है ये। लेकिन जिस पॉलिटिकल वैक्यूम की बात है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की फेलियर है वहां पर, और इस वक्त जो हालात बिगड़े हैं खास तौर पे, आपको क्या वजह लग रही है कि वो हालात पहले के मुकाबले अब क्या अलग हो गया है कि हालात जो हैं वो और आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि एक आम पब्लिक, वो साइलेंट मेजॉरिटी नजरअंदाज हो रही है कि कौन है जो लड़ाई नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है कि हर कोई जो आम आदमी है वो इसमें शामिल है। देखिए, एक तो नैरेटिव ये बनता जा रहा है। अभी तो पूरे कश्मीर में ऐसे हालात बिगड़े नहीं हैं। ये साउथ कश्मीर जो है, वैली का एक हिस्सा है, 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा खराब हालात हैं, और बाकी स्टेट में वैली के अंदर भी इतनी बुरी हालात नहीं है जो को नॉर्मल लाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस गवर्नमेंट ले। मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों के लिए ये भी हो सकता है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए और उसके ऊपर मतलब एक वहाँ पे एक फर्म मैसेज जाए, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट का नैरेटिव बदल दिया जाए। इस नैरेटिव को तो लार्ज मेजॉरिटी सामने आ जाएगी। जनरल पनाग की वापस लाइन मिली है, आपका फाइनल कमेंट? मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है इतनी खराब नहीं है। ये आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये हमारे सबसे ताकतवर और सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं आज तक जी। मेरा ये विचार है कि अगर प्रधानमंत्री जी पहल करें और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जाकर श्रीनगर से लोगों को डायरेक्टली संबोधित करें, तो सिचुएशन में दिनों में बदलाव आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को देश में पॉपुलर हो गए हैं, हर जगह पर पॉपुलर है, तो कश्मीर में क्यों नहीं जी? उनको पहल करनी चाहिए और पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल पनाग, और शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस बात के साथ यहाँ इस चर्चा को यही रोकना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव की जरूरत है, और इसके लिए जो एक मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं उनकी तरफ से पॉलिटिकल इनिशिएटिव अगर आए तो हालात बहुत जल्दी सुधर सकते हैं। शुक्रिया।